नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आई अगेन केम विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स न्यूज विच इज रिलेटेड टू द क्राइसिस विच इज इवॉल्विंग इन सूडान। आप आजकल अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि सूडान से इंडियंस को एवैक्यूएट किया जा रहा है। हमारी पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है कि किस तरीके से जितने भी इंडियंस हैं जो फंसे हुए हैं इस पूरे क्राइसिस में, उनको भारत लाया जा सके। तो आखिर ये क्राइसिस है क्या? ये क्राइसिस क्यों इमर्ज किया? आज ये क्राइसिस क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया? और इस पूरे क्राइसिस से हमारे भारत देश को क्या इंपैक्ट हो सकता है? तो इन सारे पहलुओं को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट एंड वेरी मच इंटेलेक्चुअल सो दैट आप उस पूरे क्राइसिस का एक ब्रीफ सिनॉप्सिस आप समझ सको। सो लेट अस स्टार्ट विद द सूडान क्राइसिस। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सूडान का जो लोकेशन है वो है कहां पे। तो सूडान इज अ अफ्रीकन कंट्री विच लाइज इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन। तो जनरली इसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन कहते हैं और वहीं पे सूडान लाई करता है। सूडान का एक स्ट्रैटेजिक जियोग्राफिकल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। अगर आप इस मैप पे देखेंगे तो सूडान जो है वो आपका रेड सी से कनेक्टेड है और यहीं पे आपका गल्फ ऑफ एदन है और रेड सी से अगर आप ऊपर जाओगे तो आपका क्या आएगा? स्वीज कैनाल। तो इसीलिए ज्योग्राफिकली सूडान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है और इसीलिए जब एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज ऑलवेज प्रोन टू ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। आपको पता होगा चाइना ने जिबूती में अपना सबसे नया मिलिट्री पोस्ट बनाया है। तो इस तरीके से जो ये एरिया है बिकॉज इट लाइज क्लोज टू द रेड सी। और रेड सी का फिर सिग्निफिकेंस क्या है? बिकॉज रेड सी से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। आपको पता है स्वीज कैनाल से पूरा यूरोप का मार्केट और पूरा एशिया अफ्रीका इधर वाला जो मार्केट और साथ साथ वेस्ट एशिया, ये पूरा एरिया आपका ट्रेड से कनेक्टेड होता है बाय रेड सी। ऊपर स्वीज कैनाल हो गया, स्वीज कैनाल से आके रेड सी से गल्फ ऑफ एदन में जाके फाइनली इट एंटर्स इनटू द अरेबियन सी। सो इसीलिए सूडान का जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है वो आपको जानना पड़ेगा कि इट लाइज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड हेंस इट हैज ऑलवेज बीन ब्रोन टू ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। और आज के क्राइसिस में भी कुछ हद तक हम लोग देखेंगे किस तरीके से यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स, यहां पे रशिया, ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज भी अपना इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनाई रखी है। तो सूडान क्राइसिस में जाने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सूडान। तो सूडान एक लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीकन रीजन का। ठीक है, सूडान इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका और इसका जो कैपिटल है इसको हम लोग खार्तूम कहते हैं। सो खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ द सूडान एंड सूडान इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। ठीक है, सूडान इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री और यहां पे मैक्सिमम जो मुस्लिम्स हैं वो आपके सुन्नी मुस्लिम्स हैं। आपको पता है मुस्लिम्स में दो सेक्ट होते हैं, एक सुन्नी और एक शिया। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपने पुराने सेशंस में, तो आप जाके YouTube पे उसको देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी। और ये शिया सुन्नी की जो लड़ाई है इससे पूरा मिडिल ईस्ट आपका जूझ रहा है। ठीक है, इट इज अ रीजन बॉर्डरिंग द रेड सी, द सहेल रीजन एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हमने बताया कि अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल रीजन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स सूडान इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ फेल्ड अफ्रीकन नेशन। आपको पता है कि नेशन स्टेट जिसको हम लोग आम भाषा में कंट्री कहते हैं, ये नेशन स्टेट बहुत मुश्किल होता है किसी कंट्री के लिए बनना। बिकॉज नेशन स्टेट है क्या? नेशन स्टेट इज बेसिकली अ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर विच अ सॉवरेन हैज ऑल द कंट्रोल एंड द पीपल आर यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ वननेस, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी। तो नेशन स्टेट बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। आपको पता है जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, जब हम अंग्रेजों की गुलामी को झेल रहे थे और जब हमारे उस समय के जितने भी इंडिपेंडेंट लीडर्स थे वो जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए उस समय क्या था कि किस तरीके से पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, पीपल फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफिकल स्पेस, उन सबको कैसे हम लोग एकजुट कर सकते हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ नेशन। बिकॉज इंडिया एज अ नेशन इज अ वेरी नेसेंट कॉन्सेप्ट, वो बहुत नया कॉन्सेप्ट है। आवर रिलीजियस आइडेंटिटी सेंचुरीज ओल्ड, आवर कास्ट आइडेंटिटी इज 1000 years ओल्ड, बट आवर आइडेंटिटी ऑफ बीइंग इंडियन ये काफी एक नया कॉन्सेप्ट है। इसीलिए अभी भी आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू एंड कश्मीर में मेनी ऑफ द पीपल डू नॉट एफिलिएट टू दिस आइडिया ऑफ इंडिया बीइंग देयर कंट्री। तो इसीलिए हमारा इंडिया एक नेशन स्टेट की तरह बना। आज 140 करोड़ की आबादी है और इतने डिफरेंट कल्चर हैं और उन सब चीजों के बावजूद आज वन पीपल फ्रॉम स्टेट लाइक यूपी कैन कनेक्ट विद द स्टेट
or people living in a state of Kerala. Those two people have never met with them, but still they're able to connect. अगर केरला में बाढ़ आता है, so people give the money from state like Bihar. So this is the feeling of oneness, और इसी से nation state बनता है. लेकिन अभी भी बहुत सारे कंट्री हैं जो नेशन स्टेट नहीं बन पा रहे हैं. और अगर आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है तो बेस्ट एग्जांपल अफगानिस्तान है. अफगानिस्तान इज अगेन अ फेल्ड एग्जांपल ऑफ नेशन स्टेट. एंड सिमिलरली अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो अभी भी नेशन स्टेट की तरह बन के नहीं आ पा रहे हैं. आपस में लड़ रहे हैं, एकजुटता नहीं है, लड़ाई चल रही है. एंड दैट्स व्हाई सुदान इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फेल्ड नेशन स्टेट. राइट? Sudan has seen many other coup than any other African nation. तो बहुत ज्यादा मिलिट्री coup देखने को मिलता है आपको सुदान में. हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे किस तरीके से ये है. ठीक है. सो सबसे पहले टाइम स्केल के थ्रू समझते हैं सुदान का जो आज का क्राइसिस है उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग लिंक करेंगे कि कहां से ये पूरा चीज स्टार्ट हुआ था और आज इसका करंट स्टेट क्या है. तो उसको समझने के पहले सबसे पहले स्प्लिट के पहले आपको पता है पहले सुदान एक कंट्री अकेला था, उसके बाद आपको सुदान हो गया और नीचे का जो एरिया वो साउथ सुदान बन गया. ठीक है. तो उसके पहले स्प्लिट के पहले तो 1956 तक सुदान एक ब्रिटिश की कॉलोनी थी और 1956 में सुदान ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट हो गया. उसके बाद आते हैं 1955 से 1972 के बीच में क्या हुआ. जब आपका सुदान जो है इंडिपेंडेंट हुआ उस समय सबसे पहला फर्स्ट सुदानी सिविल वॉर. और सुदान का आज की सुदान नहीं, आज तो सुदान है और नीचे साउथ सुदान है, पर पहले ये पूरा एक सुदान हुआ करता था. और इसकी प्रॉब्लम क्या आप समझे कि जो नॉर्थ सुदान का एरिया है वहां पे आपके मुस्लिम्स लोग रहते हैं और जो साउथ सुदान है आज जो एक अलग कंट्री बन चुका है वहां पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस रहते हैं. और यही लड़ाई हमेशा से रही है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की. एंड दैट लेड टू द फर्स्ट सुदानीज सिविल वॉर. ठीक है. सो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, North Sudan and South Sudan, over demands for more regional autonomy by the Southern Sudan region. तो सदर्न सुदान क्या था? बिकॉज अगर उस समय टोटल सुदान देखेंगे तो टोटल सुदान में जो नॉर्थ सुदान था वहां पे कौन रहते थे? मुस्लिम्स. और साउथ पे कौन रहते थे? क्रिश्चियंस. बट ओवरऑल सुदान की अगर बात करें तो मेजॉरिटी कौन रहता था? मुस्लिम पॉपुलेशन. इसलिए जो साउथ का रीजन है वो हमेशा से रीजनल ऑटोनॉमी मांगता था, वो हमेशा से इंडिपेंडेंस की चाहत रखता था. ठीक है. तो इसी की वजह से आपके पास मेजॉरिटी मुस्लिम्स जो नॉर्थ में रह रहे थे और जो क्रिश्चियन साउथ में रह रहे थे, इन दोनों की वजह से फर्स्ट सुदानी सिविल वॉर हुआ. और इसी के लड़ाई के बीच में जो उस समय के कॉलोनल थे गफ्फार निमिरी, कॉलोनल गफ्फार निमिरी ने इस मौके का फायदा उठा के उस समय का जो पॉलिटिकल सेटअप था उसको डिस्टर्ब किया, एक कू किया और कू करने की वजह से अपने आप में पावर में आ गए. और जैसे ये पावर में आए भाई साहब, इन्होंने पार्लियामेंट और पॉलिटिकल पार्टीज को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया और एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को हमारा एस्टैब्लिश कर दिया सुदान में. राइट. 1983 में देखो फिर निमरी ने क्या किया. निमरी इंट्रोड्यूस शरिया इस्लामिक लॉ. निमरी इंट्रोड्यूस द शरिया इस्लामिक लॉ विच लेड टू द सेकेंड सिविल वॉर. बिकॉज अगर क्रिश्चियंस क्यों मानेंगे इस्लामिक शरिया लॉ? तो इसकी वजह से आप देखेंगे सेकेंड सुदानी सिविल वॉर. राइट. सो ये सुदानी सिविल वॉर पहला सुदानी सिविल वॉर है. नाउ कम्स द सेकेंड सुदानी सिविल वॉर एंड दिस वाज फॉट बिटवीन whom? दिस वाज अगेन फॉट बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स. और मुस्लिम्स की उस समय सुदान में गवर्नमेंट थी, बिकॉज हमने बात किया था ओवरऑल मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी. तो मुस्लिम्स का सुदानीज गवर्नमेंट था. जो उस समय सुदान का गवर्नमेंट था उसमें डोमिनेटेड कौन थे? मुस्लिम्स थे. और जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने अपना सुदान पीपल्स लिबरेशन आर्मी SPLA बना लिया. तो ये क्रिश्चियंस लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया टू रेसिस्ट द प्रेशर ऑफ द सुदानीज गवर्नमेंट व्हिच वाज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स. SPLA इज द आर्मी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ सुदान, दैट इज द क्रिश्चियन लिविंग पॉपुलेशन. और इसी की वजह से 2011 में सुदान का स्प्लिट होता है. जो नॉर्थ सुदान है उसको हम लोग सुदान समझेंगे और जो साउथ सुदान है वो आपको साउथ सुदान बना. सो आई थिंक सो आई हैव द मैप. तो ये देखें आप, तो ये सुदान है, इसका कैपिटल खार्तूम है और ये आपका साउथ सुदान है. ठीक है. सो ये 2011 में यहां पे क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, यहां पे आपके मुस्लिम्स लोग रहते हैं. तो ये स्प्लिट कर गया. ठीक है. तो आज जो लड़ाई चल रहा है वो सुदान में चल रहा है. तो पहले प्रॉब्लम क्या था? क्रिश्चियंस मुस्लिम. अब क्या हो गए? मुस्लिम्स पावर में आ गए.
और अब जो लड़ाई है वो क्रिश्चियन मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, वो तो खत्म हो गया 2011 के बाद, स्प्लिट हो गया, ठीक हो गया। अब लड़ाई है सूडान में पावर किसके पास आएगा, उस चीज की लड़ाई है, किसका वर्चस्व होगा। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द रीजन, और ये जो लड़ाई है, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, it is on the basis of two leaders who are fighting for their influence or for their control in this particular Sudan country. ठीक है? So this war led to the independence of South Sudan in 2011. अब एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है आपको, अगेन देखो, फर्स्ट सुदानी सिविल वॉर में हमने देखा था कोलोनल गफ्फार निमरी पावर में आए थे। सेकेंड सुदानी सिविल वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर कोलोनल उमर अल बशीर ये पावर में आते हैं, अगेन एक कू करते हैं और कू करके अगेन ये पावर में आते हैं, और 1989 से लेकर 2019 तक लगभग 30 साल ये शासन करते हैं। और इस शासन के समय आप देख सकते हो सीक्रेट पुलिस, रिप्रेशन ऑफ द ऑपोजिशन, करप्शन, डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियनिज्म, एक्सेसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ये सब देखने को मिला। ठीक है, सो ये समझ में आना पड़ेगा आपको, कोलोनल उमर अल बशीर सेकेंड सुदानी सिविल वॉर में आए थे। सो यही देखो हमारे भाई साहब हैं, स्मार्ट लग रहे हैं काफी, है ना? मतलब अच्छा है, ठीक है। सो कोलोनल उमर अल बशीर कम्स टू पावर इन अ मिलिट्री कू एंड दिस इज इट। सो फर्स्ट सुदानीज वॉर इज क्लियर, सेकेंड सुदानीज वॉर इज क्लियर। अब हम लोग आएंगे अभी, तो ये देखो, ये होता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अगर आप उस चीज को समझोगे नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाते हो। सो यू हैव टू लिटिल बिट बी पेशेंट अबाउट स्टडिंग। Studying has no shortcuts. You cannot study only by juggling up here and there. You have to have that structural conceptual clarity, because then only the marks and your career development will happen. Because अगर आप सुदान को बस समझ लो कि दो लोग लड़ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, बात खत्म, तो it doesn't make you an intellectual person, right? So you have to be a little bit aware about what has been the past, what has been the current scenario, and what has to be or what should be the future, or what looks like the future, right? उसके बाद एक आते हैं अगेन इंपॉर्टेंट, ये सब चीज हम लोग पढ़ रहे हैं बिकॉज अगर आज हम लोग करंट वाला सिचुएशन पढ़ेंगे तो इन सब चीजों का हमें बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। तो ये सब जब फर्स्ट सुदानीज वॉर हो गया, सेकेंड सुदानीज वॉर हो गया, सेकेंड सुदानीज वॉर के समय एक और चीज चल रहा था, डारफुर रीजन। डारफुर रीजन में एक लड़ाई चल रहा था। अब ये डारफुर रीजन कहां है, ये देखो, ये जो सुदान है इसका वेस्टर्न पोर्शन आपको डारफुर है। और इस डारफुर रीजन में कौन रहता है पता है आपको? इस डारफुर रीजन में जो एथनिक लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, जो कि नॉन अरब पॉपुलेशन है। बिकॉज आपको पता है ये सारे अरब पॉपुलेशन है, अरबिक इनका लैंग्वेज है, इनको सबको अरब कहते हैं। अरब लीग भी आपको पता होगा, अगेन अरब लीग, तो सुदान इज ऑल्सो पार्ट मेंबर ऑफ अरब लीग। तो ये सारे अरबिक लोग हैं, but these are the ethnic non-indigenous local people who are non-Arabic. तो हमेशा से, बिकॉज सुदान में जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से अरब डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, और वो हमेशा से इनको डिस्क्रिमिनेट करते आई है, हमेशा से इनको निग्लेक्ट करते आई है। तो इसीलिए these people started to retaliate against the सुदान गवर्नमेंट, और इसी की वजह से सुदान गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको सप्रेस करने के लिए यहां के लोकल अरब मिलिशियाज को डेवलप किया, लोकल अरब पॉपुलेशंस को गन दिया कि आप जाके डारफुर रीजन में जो वहां से लोग हम पे रिटेलिएट कर रहे हैं, आप उनको रोकें। और यहीं से आपका इमर्जेंस होता है जानजावीद का। जानजावीद, तो देखो, एथनिक अफ्रीकन रेबल्स revolted against the President Omar al-Bashir's Arab-dominated government due to disregard for the western region and its non-Arab population. तो ये सेकेंड सुदानी सिविल वॉर के पैरेलली ये भी चल रहा है आपका, ठीक है। और इसीलिए क्या किया कि ओमर अल बशीर ने वहां के जो लोकल अरब पॉपुलेशन है उनको गन्स दिया, वेपन्स दिया, सो दैट दे कुड सप्रेस दिस रिवोल्ट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द एथनिक अफ्रीकन रेबल्स। And under this context, it led to the emergence of Janjaweed, right? Who targeted the non-Arab tribes accused of supporting the rebels. So Janjaweed का concept ही ये था कि जो डारफुर region में जो लोग retaliate कर रहे हैं उनको suppress करो। This Janjaweed later emerged as a very, very important organization grouping which is known as Rapid Security Force, RSF. और आज के वॉर जो अभी क्राइसिस चल रहा है उसमें आरएसएफ इज वन ऑफ द पार्टी टू दैट वॉर।
तो ये आपको समझ में आना चाहिए आरएसएफ का इमरजेंस कहां से हुआ है। सो आरएसएफ पहले जंजावीद था, और जंजावीद को किसने बनाया था? ओमर अल बशीर ने। काम क्या था कि जो डार्फुर रीजन से जो एथनिक नॉन अरब पॉपुलेशन, अरब लोगों को रिटेलिएट करने के लिए अपने आप को ग्रुप बना रहा था, उसी कॉन्टेक्स्ट में ओमर अल बशीर ने एक लोकल अरब मिलिशिया ग्रुप बनाया, और उसका काम था कि जो डार्फुर रीजन के जो वहां के इंडिजिनस लोग हैं उनको सप्रेस किया जा सके। तो आरएसएफ का पहले काम वो था, लेकिन अब दिन पर दिन आरएसएफ का काम बढ़ते गया। आरएसएफ एज अ ऑर्गेनाइजेशन वाज लेटर मेड एज अ पैरामिलिट्री ग्रुप। आपको पता है इंडिया में जैसे पैरामिलिट्री बीएसएफ हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी हो गया, ये सब क्या है? पैरामिलिट्री ग्रुप्स है। तो वैसे ही आरएसएफ आल्सो स्टार्टेड टू और वाज मेड एज अ बॉर्डर गार्ड्स। तो देखो अब इसका रोल एक्सपैंड कर रहा है सूडान में। So it started as a very small grouping only for the Darfur region, and now it has been made as a border guard police, right? So RSF has worked, हाँ, so ठीक है, so RSF evolved from the Janjaweed militias. Over time, the militia grew. दिन पर दिन मिलिशिया का जो रोल है आपको अफ्रीका में वो बढ़ा. It was made into RSF. तो जंजावीद को RSF कब बनाया गया? 2013 में. और इसको यूज कहां किया गया? एज अ बॉर्डर गार्ड्स. Right? Then RSF has worked alongside the Sudanese army to keep the military in power. और तब से RSF, क्योंकि RSF is a paramilitary group, and then you have the Sudanese army, जो कि ओमर अल बशीर है. तो ये दोनों मिलके RSF और सुदानीज आर्मी, जैसे इंडियन आर्मी हो गया और बीएसएफ हो गया, ठीक है, तो वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट यू डोंट हैव डेमोक्रेसी, बिकॉज अदरवाइज दे विल गेट आउट ऑफ द पावर. So that's why they both combinedly were trying to ensure that सुदान में एक तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक वे सिस्टम चले. तो अभी तक इनके बीच तो समझौता था. आज जो लड़ाई हुआ है वो यहीं से हुआ है, बिकॉज दोनों मिलके एंश्योर कर रहे थे कि डेमोक्रेसी ना आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ना आए, हम ही लोग मिलके चलाएं. इसलिए हमेशा दोनों मिलके कू किए. अगर आर्मी कू किया तो उसको सपोर्ट किया आरएसएफ वालों ने. बट आज क्या हुआ है कि आरएसएफ खुद एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना है, बिकॉज आरएसएफ के पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, बिकॉज आरएसएफ का जो गोल्ड माइंस है सुदान में उसके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है, और उसी गोल्ड्स को एक्सपोर्ट करके वो काफी ज्यादा पैसा कमा रहा है, जिसकी वजह से आरएसएफ की जो स्टैच्यूर है, आरएसएफ की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, जो लीडरशिप है, उसमें एक नया कॉन्फिडेंस देखने को मिला. एंड देन नाउ द आरएसएफ ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम अ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस इन सुदान. और ये बात मिलिट्री को समझ नहीं आया. तो अब मिलिट्री, आर्मी और आरएसएफ, यही दोनों की तो लड़ाई है. तो आज का जो क्राइसिस है वो इन्हीं दोनों की लड़ाई है. तो ये दोनों पहले मिलकर डेमोक्रेसी को खत्म किए, एंश्योर किए कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना आए, पॉलिटिकल पार्टी ना आए, पार्लियामेंट ना आए. बट आज दोनों लड़ रहे हैं कि किस तरीके से हम दोनों का पावर, हम दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो. बिकॉज आरएसएफ भी झुकने को तैयार नहीं. आरएसएफ को रहा कि हम खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं. नाउ यू कैन नॉट कंसिडर मी एज अ जूनियर पार्टनर. राइट? तो लड़ाई आज इसी चीज की है. सो ये देख सकते हो डार्फुर रीजन है आपका यहां पे. अब ऑरिजिन ऑफ करंट टेंशन देखो. करंट टेंशन का आज का जो करंट टेंशन है, जो अभी आप न्यूज में पढ़ रहे हो, उसका ऑरिजिन क्या है? ये तो आपका इतना बैकग्राउंड हो गया. अब हुआ क्या कि हमने बात किया 2019 में, 1989 में प्रेसिडेंट मिलिट्री लीडर बशीर आए थे पावर में. 2019 में जो आर्मी है उसने ही जो प्रेसिडेंट बशीर है उसको पावर से हटा दिया. तो आर्मी ने ही एक आर्मी लीडर के अगेंस्ट कू कर दिया. ठीक है. सो आर्मी आउट द प्रेसिडेंट बशीर आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज रूल. और इसमें मदद किसने किया? अगेन आरएसएफ ने. तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है. आरएसएफ और आर्मी की अच्छी खासी मिली भगत है. 2019 से 21 के बीच में ये क्या हुआ? जब 2019 में बशीर पावर से चले गए, डेमोक्रेसी, बहुत सारा डेमोक्रेसी का प्रोटेस्ट भी चल रहा था. देयर वर मेनी पीपल इन सुदान हु वर आस्किंग फॉर डेमोक्रेसी. तो एक तरफ थे सिविलियंस जिनको डेमोक्रेसी चाहिए था, एक तरफ था रैपिड सिक्योरिटी फोर्स, और एक तरफ था आपका सुदान का आर्मी. तो 2019 से 21 के बीच में एक तरीके से ऐसा समझौता हुआ कि एक तरफ सिविलियन गवर्नमेंट रहेगा और एक तरफ आपके पास मिलिट्री गवर्नमेंट रहेगा. तो सिविल मिलिट्री लीडरशिप को एस्टैब्लिश किया गया. दोनों के बीच में एक तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया. और यह कहा गया 2019 में कि 2 साल तक इसको ऐसे तरीके से एक ट्रांजिशन मैकेनिज्म में चलाते हैं, और 2021 में फाइनली हम लोग एक इलेक्शन करेंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन करेंगे, और उस इलेक्शन के थ्रू सुदान में आपकी डेमोक्रेसी आएगी. राइट? सो 2019 से 21 के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री सिविलियन काउंसिल मिलके सुदान को चला रहा था. लेकिन 2021 में जब समय आया कि अब हमें डेमोक्रेसी को लाना है,
राइट। अब हमारा इलेक्शन होना है, ठीक है। तो अचानक क्या आया, अगेन कू आया, अगेन केम अ कू, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अब समझना इसको ध्यान से जरा। सुडान हैज बीन रन बाय आर्मी विद कू लीडर। तो 2021 में जब कू हुआ, जो ज्वाइंट सिविलियन मिलिट्री, जो यहां पे हमने बात किया था, ज्वाइंट सिविलियन मिलिट्री काउंसिल जो चल रहा था, इसके अगेंस्ट कू हुआ, और पावर में कौन आ गया, जनरल अब्दुल फतह बुरहान और बुरहान। तो बुरहान साहब अगेन एक आर्मी के लीडर थे और ये अब पावर में आ चुके थे। और दूसरे तरफ आपके आरएसएफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे दगालो, जिनका फुल नाम था मोहम्मद हमदान हेमदेती दगालो। अब आज की लड़ाई इन्हीं के बीच में, बुरहान वर्सेस दगालो। समझ में आ रही है बात? तो 2021 में जो कू हुआ अगेंस्ट द ज्वाइंट सिविलियन मिलिट्री काउंसिल, उसके बाद पावर में कौन आए, अब्दुल फतह बुरहान, और दूसरे तरफ कौन था, आरएसएफ, दैट इज नोन एज दगालो। तो अब क्या हुआ प्रॉब्लम समझो। पहले आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत पहले से कू चल रहा है, हमने देखा 1989 में कू हुआ, उसके पहले 1956 में कू हुआ, फिर से कू हुआ। लेकिन इस कू में डिफरेंस क्या था कि अब लोग रिटेलिएट कर रहे थे, बिकॉज लोग थक चुके थे ये आर्मी के रूल से। इकोनॉमिक क्राइसिस थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, फूड क्राइसिस था। तो आरएसएफ को लगा कि अब सही फायदा है यार, आर्मी वीक है, आर्मी के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, अब आर्मी का वो हेजेमनी नहीं रहा है सूडान में। तो आरएसएफ खुद अपने एस्पिरेशंस को जगा लिया कि अब आई कैन आस्क फॉर बेटर कंसेशंस फ्रॉम आर्मी, दैट बॉस वी हैव सपोर्टेड यू, नाउ यू आर ऑल्सो फेसिंग अ क्राइसिस, you are facing the retaliation of the people, so please give us more power so that we can again support you। समझ रहे? दूसरा कमजोर होता तो क्या होता है, दूसरा हावी होने लगता है। तो वैसे ही वो आर्मी कू करके आ गया, बट आज उतना उसके पास पावर था नहीं, उसके खिलाफ खूब रिटेलिएशन हो रहा था, और यही आरएसएफ फायदा उठाया, और आरएसएफ कहा कि नाउ वी वांट बेटर रोल इन दिस होल प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, राइट। सो दिस टाइम द कू पुट आर्मी बैक इन द चार्ज, आर्मी आ गया, बट नाउ द आर्मी स्टार्टेड टू फेस वीकली प्रोटेस्ट, isolation and economic crisis. And in this context, Dagalo started to come into action. Dagalo is from RSF. Hemdeti has huge wealth. Hemdeti matlab wahi Dagalo, that is the leader of RSF. This person has huge wealth derived from the export of gold from the illegal mines. हमने देखा सूडान में गोल्ड का रिजर्व है, और उन सारे चीजों पे आपको आरएसएफ का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहा है, और वहीं से आरएसएफ का इंपॉर्टेंस आपका दिन पर दिन बढ़ा है, ठीक है। सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट 2021, राइट। सो ये आपको थोड़ा सा अगेन बता दे रहा हूं। 2019 में बशीर हट गए, 2019 से 21 तक एक ज्वाइंट मिलिट्री सिविलियन काउंसिल हुआ, और कहा गया कि 2 साल के बाद इलेक्शन होगा आफ्टर 2 इयर्स। बट जब इलेक्शन होना तो अगेन आर्मी ने कू कर दिया और बुरहान साहब पावर में आए। लेकिन इस समय का कू अलग था एज कंपेयर टू प्रीवियस कू। अब दगालो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर थे, और अब यही लड़ाई है दगालो वर्सेस बुरहान का। दगालो इज आस्किंग फॉर 50% पावर, एंड बुरहान क्यों देगा पावर, बुरहान मिलिट्री का लीडर है ना। तो लड़ाई इनके बीच में है। दगालो भी झुकने को तैयार नहीं, वो बोल रहा है कि हमारे पास भी देखो इतने आर्मी वेटरन्स हैं, इतना पैसा है। सो दे आर आल्सो नॉट गोइंग टू बक डाउन, एंड दे आर ऑलरेडी स्ट्रांग, ठीक है। सो ये देखो, ये दो महानुभाव हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। लेफ्ट में हमारे पास दगालो साहब हैं, और राइट में हमारे पास बुरहान साहब हैं, और यही दोनों आपके लड़ रहे हैं। सो व्हाट इज द करंट टेंशन? सो करंट टेंशन इज बेसिकली एलिवेटेड हेमदेती's पोजीशन इनटू बुरहान्स इक्वल, बिकॉज आरएसएफ को लगा कि अब अपना समय आ चुका है। नाउ वी शुड नॉट एक्ट एज अ जूनियर पार्टनर टू द सुडान आर्मी, रादर वी शुड एक्ट एज अ इक्वल स्टेक होल्डर। एंड दिस वॉज नॉट एबल टू बी डाइजेस्टेड बाय द सुडानीज आर्मी, बिकॉज ट्रेडिशनली दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, एंड बिकॉज ऑफ दिस now they have started to fight among each other, ठीक है। सो एक तरफ डगालो है, एक तरफ बुरहान है। बुरहान आर्मी के लीडर है, डगालो आरएसएफ का लीडर है। डगालो का यह कहना है कि अब आप भी प्रॉब्लम में हो, इसलिए अब वी शुड एक्ट एज अ इक्वल, नॉट एज अ जूनियर पार्टनर टू यू। तो ये देखो, आज जो हमारा करंट आपको क्राइसिस चल रहा है सुडान में, आप देख सकते हो यहां पूरा जगह क्राइसिस चल रहा है आपको।
and abhi 185 people but 300 people as of now has been killed in this whole incident. और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसकी अगेन जो लोकेशन है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है रेड सी वाले एरिया में, तो सुइज कैनाल से जो ट्रेड आ रहा है वो कंप्लीटली रुक सकता है। और ऑलरेडी ये पूरा जो एरिया है आपको पता है अगेन इनस्टेबल रीजन है, आपको बगल में इजिप्ट है, इथोपिया है, चैड है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज भी बढ़ रहे हैं। सो अगेन दैट्स व्हाई दिस क्राइसिस हैज स्टार्टेड टू इवॉल्व एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर दैट हैज टू बी सीन, बिकॉज दिस क्राइसिस कैन अगेन ग्रो इन अ मल्टी डायमेंशनल मैटर। जियोपॉलिटिक्स एट प्ले भी है। अगेन रशिया और इजिप्ट ये किसको सपोर्ट करते हैं? सूडान के मिलिट्री को। ठीक है, तो रशियन देखो, तो वेस्टर्न पावर्स फियर द पोटेंशियल फॉर रशियन बेस ऑन द रेड सी विद सुडानीज मिलिट्री लीडर्स हैव एक्सप्रेस्ड ओपननेस टू। तो सूडान के मिलिट्री है, उन्होंने कहा है कि अगर रशिया अपना कोई बेस ओपन करना चाहता है रेड सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो वो कर सकता है। सिमिलरली इजिप्ट इज ऑल्सो सपोर्टिंग। और दूसरे तरफ जो आपके पास सऊदीज और यूएई है, they have been skeptical of the army because आपने मैंने बात किया था गफार निमरी जब पावर में, तो उन्होंने क्या किया था? इस्लामिक शरीयत लॉ ले आया था। सो सऊदी एंड यूएई वो नहीं चाहते कि अगेन इस एरिया में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो, बिकॉज उनको पता है कि अगर इस्लाम के बेसिस पे ये सब चीजें होंगी तो इंटरनल इंस्टेबिलिटी हो जाएगा। और सऊदी एंड यूएई आर ट्राइंग टू इमर्ज एज अ बिग पावर। आपको पता है सऊदी और यूएई किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स उस पूरे एरिया में चल रहा है। तो सऊदी एंड यूएई डज नॉट वांट द ग्रोइंग इस्लामिक इन्फ्लुएंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट? सो ये भी जियोपॉलिटिक्स आपका यहां पे चल रहा है। हाउ टू एंड द वॉर? अब ये वॉर पे पूर्ण विराम कैसे लग सकता है? तो सबसे पहले क्या कि पावर शेयरिंग एग्रीमेंट, आर्मी और आरएसएफ के बीच में किसी तरीके से पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो जाए, सो ठीक है। सेकंड, सिविलियन डिमांड फॉर ओवरसाइट ऑफ द मिलिट्री। तो सिविलियंस आर ऑलवेज डिमांड कि मिलिट्री के पावर के ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। जो आरएसएफ है, जो कि एक नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किस तरीके से हम लोग मिलिट्री के अंदर ही इंटीग्रेट कर दें? बट अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉसिबल थिंग, बिकॉज हाउ विल डगालो गिव्स हिज एंटायर यूनिट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री? देन हैंडओवर ऑफ द ल्यूक्रेटिव मिलिट्री होल्डिंग्स। आपको पता है जहां की भी मिलिट्री स्ट्रांग होती है उनके पास खूब पैसा होता है, पाकिस्तान में देख लो। सो सिविलियंस कहते हैं कि जो मिलिट्री का होल्डिंग्स है एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, अदर इंडस्ट्रीज में, वो खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज बाय दैट दे आर गेटिंग मोर एंड मोर मनी एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर गेटिंग मोर एंड मोर पावर। तो मिलिट्री का जो कंट्रोल इन चीजों में वो खत्म होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शुड एक्ट कलेक्टिवली, बिकॉज उसी का काम है टू एंश्योर सिक्योरिटी, वर्ल्ड पीस। तो इस तरीके से इस वॉर को रोका जा सकता है, बट अगेन दीज आर वेरी आइडियलिस्टिक सॉल्यूशंस। ऐसा कुछ होगा नहीं। Only something by luck, if happens it happens, but this again crisis is a very complex crisis. अब इंडिया सुदान का रिलेशन पाएगा, ऑल्दो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा आपको जानना चाहिए इंडिया सुदान रिलेशंस के बाद। इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल रिलेशन, अगेन निलोटिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में चला आ रहा है हमारा ये रिलेशन। और जो पहला सुदान का पारामिलिट्री पार्लियामेंट्री इलेक्शन था 1953 में, वो इंडिया का इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट किया था। देखो, सो द फर्स्ट सुदानीज पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन 1953 वर कंडक्टेड बाय श्री सुकुमार सेन, इंडियाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दैट टाइम, बिकॉज सुदान उस समय एक नया कंट्री ही बना था। और दिस इज इंडिया सॉफ्ट पावर, दिस इज व्हाट ओनली इंडिया कैन गिव। चाइना नहीं दे सकता है, चाइना पैसा दे सकता है, बट डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, सेक्युलरिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस, all these are the core assets of what India is all about. Free and fair elections, parliamentary democracy. So this was the expression of India's soft power. Then diplomatic representation हमारा 1955 है, एंड साथ ही साथ आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक मेजर था 1959 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। और वहां पे उस समय सुदान इंडिपेंडेंट हुआ, दैट स्टिल सुदान वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, बट सुदान के रिप्रेजेंटेटिव आए थे बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सुदान का अपना फ्लैग नहीं था उस समय। तो नेहरू ने क्या किया? अपना हैंडकरचीफ निकाला और उसमें सुदान लिख दिया और कहा कि दिस इज व्हाट यू डिजर्व, यू आर सून गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट नेशन who has complete sovereignty of its own, right? So at the 1955 Bandung conference, the delegations from a still not independent Sudan did not have a flag. उनके पास अपना खुद का फ्लैग नहीं था। Taking out his handkerchief, Nehru wrote Sudan on it, reserving a place for Sudan in the international. That's what the stature, that's what the caliber, that's what the charismatic leadership which Nehru had, and that's why the world supported the idea of Nehru. ट्रेड रिलेशंस हमारा, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग नेशन, ठीक है, तो सुदान हम लोग क्या क्या भेजते हैं? देखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मशीनरी
एंड फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, बायलैटरल ट्रेड भी हमारे देखो कितना बढ़ा है, 327 मिलियन से आज 1660 मिलियन डॉलर पे पहुंचा है। और साथ साथ अभी एक करंट अफेयर्स का न्यूज है कि इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू गो विद इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपीज विद सूडान। ठीक है, डायस्पोरा, हमारा बहुत ज्यादा डायस्पोरा भी है जो अभी फंसा हुआ है सूडान में, सो इनको भी निकालने की बात हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, यही एक बहुत बड़ा आप न्यूज में सुनते रहते हो कि मेनी ऑफ द इंडियंस अनस्पेसिफाइड अमाउंट हैज बीन स्ट्रैंडेड इन दिस होल पर्टिकुलर क्राइसिस एंड इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट दोस पीपल evacuated now. Let's see how it will be do. We hope for the best that these people are being evacuated. So यही था आपको सूडान के बारे में. So you have, so that's not a very important thing, but something you have to know, because if it's happening in the world at any corner, you should be aware about it. And I will be sharing you this PDF. आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. Any problem, please free to contact me. And मुझे I hope that कि आपको ये lecture मजा आया हो. और by this, please like the channel, subscribe the channel. Have a great day, have a great month, have a great year, have a great life. Thank you. See you again.